हेलो दोस्तों। आप सब कैसे हैं? आई होप आप बहुत अच्छे होंगे, मस्त होंगे, तंदुरुस्त होंगे और आप अपनी पढ़ाई को बेहतरीन तरीके से कर रहे होंगे। ऐसा हम लोग उम्मीद करते हैं और करते भी रहेंगे जब तक रहेंगे, ठीक है? क्योंकि अगर हम लोगों ने अगर मेहनत किया है या मेहनत कर रहे हैं तो उस तरीके से आप भी मेहनत को कर रहे होंगे। और आपको पता होगा कि अभी तक में हम लोगों ने क्लास टेंथ साइंस का जो है चैप्टर वन को लगभग 5 पार्ट में डिवाइड करके मैंने देखा। और उसके बाद आज जो हम लोग का है जो लास्ट पार्ट चल रहा है, पार्ट नंबर 6 है। और इसमें आपको हम बताने वाले हैं जो आपके चैप्टर का अभ्यास माला था उसे हम लोग खत्म करने वाले हैं। और आपको बता दें कि आपके जो एग्जाम में आएगा इससे बाहर तो कभी नहीं आने वाला है, क्योंकि इस चीज़ को हम लोगों ने इस तरीके से डिज़ाइन किया है कि गरीब से गरीब बच्चे को भी पढ़ने में मुश्किल नहीं होगी, क्योंकि उनके पास उतने पैसे नहीं होते कि वो कहीं जा कर के कोर्स को ज्वाइन कर सके। इसलिए हम लोगों ने सोचा कि क्यों ना बच्चों के लिए हम लोग यूट्यूब पर फ्री कोर्स देना शुरू कर दें, और जिससे बच्चे पढ़ करके अच्छा खासा नंबर ला सके और वो भी आगे अपना नाम कर सके। ठीक है ना? इसके लिए हम लोगों ने बहुत मेहनत किया है। सभी टीचरों ने मिल करके अपने अपने सब्जेक्ट में सभी टीचरों ने बेहतरीन प्रदर्शन करने का भी कार्य कर रहे हैं। और इसके बाद आपको अच्छे से मालूम होगा कि इस पे जो भी टीचर हैं वो मेहनत तो भरपूर कर रहे हैं। तो अगर टीचर मेहनत कर रहे हैं तो आपका भी फर्ज होता है कि आप भी मेहनत को बढ़िया से करिए, अच्छे से करें। और चलिए चलते हैं हम लोग अपने क्लास की ओर और देखते हैं कि आज का जो आपका सेशन है वो किस तरीके से चलने वाला है। इस सेशन में लगभग आपका 20 क्वेश्चन को इंक्लूड किया गया है, जो कि आपका चैप्टर वन को निचोड़ करके लाया गया है। और आपको समझाने का भी जो तरीका है वो बेहतरीन तरीके से समझाया जा रहा है। उसमें आपको बीच बीच में इंटरटेनमेंट भी होता रहता है, क्योंकि वो भी करना जरूरी है। क्योंकि पढ़ाई को कभी भी हम लोग को एक भार के रूप में नहीं देखना चाहिए, पढ़ाई को हमेशा इंटरटेनमेंट के रूप में करना चाहिए। इससे क्या होता है कि जब आप किसी चीज़ को आप एक कॉमेडियन टाइप में करते हैं तो चीज़ें जो है अपने माइंड में बहुत ही अच्छे तरीके से क्या होता है फिट होने का काम करता है। ठीक है? सो चलिए हम लोग चलते हैं अपने चैप्टर की ओर और देखते हैं कि आज आपका जो पहला क्वेश्चन है वो क्या है। तो हमारे पास लगभग 2 से 3 क्वेश्चन है जो कि हमारे पास जो रहेगा और बहुविकल्पी टाइप में रहेगा। उसमें हम लोग को क्या करेंगे कि ऑप्शन को चूज करना होगा, और ऑप्शन किस माध्यम से चूज करना है वो भी आपको क्वेश्चन में बता दिया जाएगा। ठीक है? तो चलिए चलते हैं पहले क्वेश्चन की ओर। और पहला आपका जो क्वेश्चन है, पहला क्वेश्चन क्या है? तो आपका पहला क्वेश्चन दिख रहा होगा सामने कि नीचे दी गई अभिक्रिया के संबंध में कौन सा कथन असत्य है। कह रहा है कि इसमें असत्य कौन सा है। ठीक है ना? यहाँ पे सत्य की बात नहीं कर रहा, असत्य की बात कर रहा है। ठीक है? तो यहाँ पे हम लोग देखते हैं कि इसमें से क्या सही हो सकता है, क्या गलत हो सकता है। इसके लिए आपको लगभग हम 15 सेकंड का टाइम दे रहे हैं, और आप इस पर जो है कि कमेंट बॉक्स में कमेंट करें कि इसमें से कौन सा जो है ऑप्शन असत्य है और कौन सा ऑप्शन सत्य है। तो आप चेक करके मुझे बताइए कि क्या सत्य है, क्या सत्य है। आपको क्वेश्चन दिख रहा होगा सामने। पहला ऑप्शन दिया हुआ है कि शीशा अपचयित हो रहा है। दूसरा ऑप्शन दिया हुआ है कार्बन डाइऑक्साइड उपचयित हो रहा है। तीसरा ऑप्शन दिया हुआ है कार्बन अपचयित हो रहा है। और चौथा ऑप्शन दिया है लेड ऑक्साइड अपचयित हो रहा है। ये आपके पास ऑप्शन दिए जा रहे हैं। तो चलिए इसका अगर हम लोग देखें कि इसका आंसर राइट क्या होगा, तो यहाँ पे जो आपका आंसर राइट होने वाला है, यहाँ पे दिया हुआ है कि शीशा जो है कि अपचयित हो रहा है। ये हमारे पास क्या है, प्रॉपर क्या है, हमारे पास ए फॉल्स है। प्रॉपर क्या है, ए फॉल्स है, हमारे पास गलत दिया हुआ है। बल्कि यहाँ पे शीशा नहीं अपचयित हो रहा है। ठीक है ना? यहाँ पे अपचयित होने का काम कौन कर रहा है? यहाँ पे अपचयित होने का काम आपका कर रहा है, यहाँ पे कार्बन कर रहा है। कौन कर रहा है? यहाँ पे कार्बन हो रहा है, अपचयित हो रहा है। ठीक है ना? तो पहली बात पे आप यहाँ पे क्या गलत है, तो शीशा अपचयित हो रहा है, ये गलत है। और दूसरी बात कह रहा है कि कार्बन डाइऑक्साइड उपचयित हो रहा है। भाई यहाँ पे थोड़ा सा क्या हुआ है ना कि दोनों को जस्ट अपोजिट लिख दिया गया है। कहने का मतलब यहाँ पे जो शीशा है ना, यहाँ पे जो आपका लेड है, ये शीशा को अगर कहता कि शीशा उपचयित हो रहा है तो यहाँ पे ये बात सही हो जाता। अगर कहता कि शीशा क्या हो रहा है, उपचयित हो रहा है, तो ये बात यहाँ पे सही होता। लेकिन यहाँ पर इसने ये बात को ना लेकर के इसने क्या बोल दिया कि शीशा अपचयित हो रहा है, यही तो इसने यहाँ पे क्या कर दिया, गलत कर दिया। तो पहली बात का आपकी जो ऑप्शन ए है ये भी आपका रॉन्ग हो जाएगा, और ऑप्शन आपका जो बी है ये भी आपका रॉन्ग हो जाएगा। तो सत्य क्या है? तो सत्य यही है कि जो आपका कार्बन है ना, जो आपका कार्बन है क्या हो रहा है, कार्बन आपका उपचयित हो रहा है। ये नहीं कि आपका कार्बन डाइऑक्साइड हो रहा है। कौन हो रहा है? कार्बन आपका उपचयित हो रहा है। और यहाँ पर आपका क्या है, लेड ऑक्साइड जो है ये आपका अपचयित हो रहा है। ये बात आपका क्या है, सत्य है। लेकिन ये दोनों बात क्या है, असत्य है। तो आपके पास अगर ऑप्शन में अगर दिया रहे तो क्या कहेंगे, तो आप यहाँ पे ऑप्शन देंगे कि यहाँ पर आपका ए और बी, क्या देंगे ऑप्शन, ऑप्शन में ए, और आप क्या करेंगे, ए और बी दोनों आपका क्या हो जाएगा, यहाँ पर आपका दोनों यहाँ पे गलत हो जाएगा। ठीक है ना? ए और बी आपके यहाँ ऑप्शन क्या हो जाएगा, ये गलत हो जाएगा। कहने का मतलब ये, ठीक है ना?
कह रहा है क्या सत्य क्या है, तो आप देख लेना यहाँ पे शीशा नहीं बल्कि यहाँ पे कौन, यहाँ पर PbO मतलब कि लेड ऑक्साइड जो है वो उपचयित हो रहा है, और यहाँ पे आपका जो कार्बन है ये आपका अपचयित हो रहा था। ओके, चलिए नेक्स्ट आगे को चलते हैं और देखते हैं कि अगला हमारे पास क्वेश्चन क्या दिया हुआ है, और बेहतरीन तरीके से चीज़ों को समझेंगे, आराम से समझेंगे, क्योंकि ये साइंस है। साइंस से प्यार जो है कि लड़कियों के जैसा प्यार नहीं होता है, इससे प्यार करने बहुत आराम से करना पड़ता है। लड़कियों से प्यार कर लो भाई, 2 दिन बाद वो खुद ही आपको छोड़ के चली जाएगी। लेकिन साइंस अगर प्यार कर लोगे तो, अगर साइंस अगर अच्छे से अगर प्यार कर लिया तो साइंस अगर आपको छोड़ के जाएगी भी तो आपको कुछ बना के ही जाएगी, ठीक है ना। क्योंकि आज की दुनिया में साइंस, सब जगह साइंस लागू हो रहा है, सभी जगह पर। अगर आप किसी लड़की से प्यार करते हैं तो वहाँ भी साइंस लागू हो जाता है, इसलिए लड़की आपको छोड़ के भाग जाती है, इसलिए साइंस की उस जगह पे आप मतलब प्रयोग ना करें, ठीक है। चलिए देखते हैं आगे क्या है। अगला क्वेश्चन दिया हुआ है हमारे पास, यहाँ पे फेरस ऑक्साइड दिया हुआ है और यहाँ पे क्या एल्यूमिनियम दिया हुआ है। यहाँ पे क्या बन रहा है, यहाँ पे एल्यूमिनियम ऑक्साइड बन रहा है और आपका यहाँ पे फेरस अलग हो जा रहा है। तो कह रहा है कि यहाँ पर एक कौन सी अभिक्रिया हो रहा है। मतलब कहने का मतलब मैंने आपको बताया था कि यहाँ मैंने कहा था कि यहाँ पर एक ए लड़का है और एक बी लड़की है। ए कौन है, ए लड़का है और बी लड़की है, और एक बहुत ही स्मार्ट लड़का बाद में आ जाता है। एक बहुत ही क्या होता है, स्मार्ट लड़का क्या होता है और बाद में आ जाता है। अब इस लड़की को क्या हुआ कि इस लड़की से क्या होने लगा, धीरे धीरे क्या होने लगा, इसको लवेरिया टाइप का एक बीमारी पकड़ने लगा। जिसको देख करके, सी को देख करके। तो इसने क्या किया कि इसने ए के साथ किसी बात को लेकर के हमेशा बार बार झगड़ा करती रहती थी, क्योंकि भाई इसके साथ इसको रहना है नहीं। तो ये क्या करती थी, किसी भी बात को लेकर के झगड़ा करना शुरू कर दी। बाद में क्या हुआ कि लड़की बाद में बोल जाती है कि ये काम करो कि तुम मेरे लायक नहीं हो। इसने बी ने ए से क्या बोला कि तुम मेरे लायक नहीं हो। अब बी क्या करती है कि बी जा करके सी से क्या करते हैं, दोस्ती करते हैं। बी और सी की क्या हो जाती है, जोड़ी बन जाती है। बेचारा ए क्या हो जाता है, शायरा, जब का एक मूवी चल रहा है इस समय, शायराना से कोई मूवी आया हुआ है, वही कहानी यहाँ पर हो रहा था बेचारे के बीच में कि लड़का क्या हो गया भाई, लड़का अलग जाके हो गया, और यहाँ पे जो स्मार्ट लड़का जो है ये लड़की से क्या हो गया, टचअप में आ गया, कैचअप में आ गया, इन दोनों का प्यार हो गया। सेम कहानी, इसी को हम क्या बोलते हैं, इसी को हम बोलते हैं प्रतिस्थापन बोलते हैं। इसी को हम क्या कहते हैं, इसी को हम बोलते हैं प्रतिस्थापन। मतलब एक के जाने के बाद दूसरा आ जाना, ठीक है ना। ये क्या हो जाएगा, आपका प्रतिस्थापन हो जाता है। एक के जाने के बाद दूसरा आ जाना, मतलब ये लड़का लड़की पहले बहुत अच्छे दोस्त थे, बहुत अच्छे दोनों क्या थे, इन दोनों ने अपने जीवन में शादी तक की बात को भी छेड़ लिए थे अपने बीच में कि हम लोग शादी करेंगे। लेकिन इस लड़के के आने के बाद क्या हुआ, इस लड़की को इससे क्या हो गया, प्यार हो गया, और पहले वाले को क्या करके छोड़ के चली गई। और इसी के बाद एक मूवी बन के रिलीज हो गई, शायराना मूवी बन के रिलीज हुई, ठीक है ना। जिसमें कि अभी आप देख रहे होंगे कि आज के समय में जो एक निब्बा निब्बी होती हैं, उनको अपने करियर पे ध्यान नहीं है, उतनी फोकस नहीं है। लेकिन मैंने क्या सुना है कि जिन्होंने शायरानिया मूवी जो को देख कर जब बाहर निकले, लोग देख निकल रहे थे, सभी की आंखों में आंसू निकल रहे थे। किस लिए कि भाई मेरा प्यार चला गया, मेरा प्यार आ गया, इस तरीके से चीजों को देख करके। तो कहने का मतलब इसे क्या बोलते हैं, प्रतिस्थापन। वही बात यहाँ पर हो रहा था। यहाँ पर हुआ क्या था कि यहाँ पर जो है एल्यूमिनियम ने क्या किया कि ऑक्सीजन से क्या किया, क्रिया कर लिया। अब बेचारा Fe क्या हो गया, बेचारा अकेले छूट गया। क्या हुआ, Fe बेचारा क्या हो गया, अकेले छूट गया। इसी को हम क्या कहते हैं, इसी को हम बोलते हैं विस्थापन अभिक्रिया। तो कहाँ पर है, ऑप्शन नंबर आपका जो डी है, ये क्या हो जाएगा, विस्थापन। एक का चले जाना, दूसरे का चले आना, इसी को हम क्या बोलेंगे, विस्थापन अभिक्रिया बोलेंगे। तो यहाँ पे हुआ क्या है, अब यहाँ पे रीजन भी होता है। रीजन ये होता है ना कि जो आपका एल्यूमिनियम होता है ना, वो क्या होता है कि फेरस की अपेक्षा क्रियाशीलता की अगर बात किया जाए तो वो ज्यादा मजबूत होता है। कहने का मतलब कि जो एल्यूमिनियम होता है वो फेरस से ज्यादा ताकतवर है। तो भाई सिंपल सी बात है कि जो ताकतवर होगा वो कमजोर को दो यहाँ पर मार करके पहले साइड कर देगा। वही बात है कि इसने क्या किया कि इसको जो है कि ऑक्सीजन नामक लड़की बहुत पसंद आ गई, और एल्यूमिनियम ने क्या किया, ऑक्सीजन से क्या किया, कैचअप कर लिया और फेरस को मार करके अलग कर दिया। इसी को हम क्या बोलेंगे, इसी को हम बोलेंगे विस्थापन अभिक्रिया। उम्मीद है कि आपको चीज़ें समझ में आया होगा, क्योंकि आज के समय में जितना ज़्यादा नेगेटिविटी में अगर चीज़ों को अगर फ्लो को पढ़ाया जाए तो बच्चों को ज़्यादा वो क्या होता है, वो उनको अच्छा लगता है, ठीक है। इंटरटेनमेंट भी के साथ होते रहता है साथ में। चलिए आगे की क्वेश्चन दिया हुआ है हमारे पास। क्वेश्चन दिया हुआ है कि लौह चूर्ण पर तनु हाइड्रोक्लोरिक अम्ल डालने से क्या होता है, सही उत्तर पर निशान लगाइए। कहने का मतलब ये है कि जो आपका लौह चूर्ण मतलब कि जो आपका आयरन होता है उसका अगर चूर्ण ले लिया जाए और उस पर तनु हाइड्रोक्लोरिक अम्ल डाला जाए तो भाई इस पर क्या होता है। इसमें कह रहा है कि सही आपको क्या करना है, उत्तर को आपको क्या करना है, बना करके लिखना है। तो कहने का मतलब ये है कि अब यहाँ पे देखिए कि फेरस का क्या होता है, तो यहाँ पे अगर बनाए इसको तो एफ ई क्या होता है, एफ ई होता है, फेरस होता है। और इसके बाद क्या है, उसके बाद कह रहा है कि इसमें हाइड्रोक्लोरिक अम्ल में बोल रहा है, तो क्या हो जाएगा, HCl में हो जाएगा। क्या हो जाएगा, HCl में हो जाएगा। तो आपका क्या बन जाएगा, यहाँ पे अगर हम 2 का प्रयोग कर देंगे तो आपका क्या बन के रेडी हो जाएगा, ये हो जाएगा, ये आपका बन जाएगा Fe
Cl2 बन जाएगा और आपका क्या हो जाएगा, हाइड्रोजन गैस क्या हो जाएगा, वो आपका बाहर निकलने लगेगा। ठीक है ना, क्या हो जाएगा, हाइड्रोजन गैस क्या हो जाएगा, बाहर निकलने लगेगा। तो वही बात यहाँ पर कह रहा है कि क्या हो जाएगा यहाँ पर, तो आप यहाँ पे देख लीजिए, हाइड्रोजन गैस एवं आयरन क्लोराइड बना लेगा। क्या बन जाएगा, हाइड्रोजन गैस एवं क्या बन जाएगा, फेरस क्लोराइड बन जाएगा, और हाइड्रोजन गैस क्या हो जाएगा, ये आपका निकल करके बाहर उड़ने लगेगा। ठीक है ना, इस प्रकार से आपका क्या हो जाएगा यहाँ पर ये, तो इसमें क्या बन जाएगा, ये आपका फेरस क्लोराइड बन गया। तो कहाँ पर बना हुआ है, ये आपका क्या है, फेरस क्लोराइड, मतलब आयरन क्लोराइड इसको कहते हैं। और ये आपका क्या है, ये आपका हाइड्रोजन गैस है, ये आपका क्या हो जाएगा, बन करके क्या हो जाएगा, तैयार हो जाएगा। ओके, तो यहाँ पर आपका ऑप्शन नंबर ए क्या हो जाएगा, ये आपका राइट हो जाएगा। ठीक है, चलिए अब लोग आगे तो चलते हैं और आगे देखते हैं कि चीज़ें क्या है, आसान तरीके से और बेहतरीन तरीके से समझने की हम लोग कोशिश करने वाले हैं चीज़ों को अच्छे तरीके से। अब अगला आपके पास क्वेश्चन क्या दिया हुआ था, क्वेश्चन ये दिया हुआ था कि संतुलित रासायनिक समीकरण क्या है, संतुलित रासायनिक समीकरण क्या है। रासायनिक समीकरण को संतुलित करना जो है कि आवश्यक क्यों होता है, कहने का मतलब ये था कि रासायनिक समीकरण क्या है और वो भी संतुलित, और जो आपका रासायनिक समीकरण होता है उसको संतुलित करना जरूरी क्यों होता है। ऐसी कोई बात तो होगी जिसके वजह से क्या होता है कि हमें असंतुलित समीकरण को क्या करना होता है, संतुलित करना होता है। तो इसका एक रीजन बहुत बेहतरीन है। रीजन क्या था कि एक किसान के बारे में मैंने आपको पहले ही बताया था, किसान ने कहा था कि हे भगवान, मुझे आप ज़्यादा कुछ मत देना, जितना बीज हम अपने खेत में लगाएंगे बोएंगे उतना ही फसल के बीज आप हमें दे देना, उसी में हम खुश रहेंगे, उससे ज़्यादा हमें कुछ नहीं चाहिए। बस वही बात था कि एक संतुलित रासायनिक समीकरण में किसी भी रासायनिक अभिक्रिया के उत्पाद तत्वों के परमाणुओं की जो संख्या होता है, अभिकारक तत्वों के परमाणुओं की संख्या की क्या होता है, बराबर होता है। द्रव्यमान के संरक्षण का नियम का पालन करने के लिए रासायनिक समीकरण का संतुलित होना आवश्यक है। कहने का मतलब यह है कि संतुलित रासायनिक समीकरण क्या होता है, तो यहां पर ऐसा होता है कि अभिकारक क्या होता है, आपका अभिकारक और आपका उत्पाद, मतलब कि रिएक्शन और आपका प्रोडक्ट, इन दोनों में जो भी तत्व होंगे उनके सभी तत्वों के जो संख्या होंगे वो सब के सब क्या होंगे, बराबर होंगे। तो उसी को कहाँ पर, तो आपके रिएक्शन में भी और आपके प्रोडक्ट में भी, तो उसी को हम कहेंगे संतुलित रासायनिक समीकरण। और इसको होना जरूरी इसलिए है क्योंकि यह द्रव्यमान संरक्षण के नियम का क्या करता है, पालन करता है। इसलिए इसका जो है कि दोनों तरफ संख्या बराबर होना क्या होता है, बहुत ज़्यादा जरूरी होता है। ठीक है, चलिए अब आगे हम लोग चीज़ें को समझते हैं और देखते हैं कि आगे हमारे पास क्वेश्चन क्या दिया हुआ है, और बेहतरीन समझने को हम लोग क्या करने वाले हैं, कोशिश करने वाले हैं, और अच्छे तरीके से हम लोग चीज़ों को क्या करेंगे, समझेंगे। ठीक है, चलिए आगे चलते हैं हम लोग और देखते हैं। चलिए थोड़ी सी कुछ प्रॉब्लम था तो प्रॉब्लम सॉल्व हो गया है। अब हम लोग आगे चलते हैं और क्वेश्चन आपके पास दिया हुआ है कि निम्नलिखित कथनों को रासायनिक समीकरण के रूप में क्या करना है, परिवर्तित कर उन्हें संतुलित कीजिए। यहाँ पर जो हमारे पास ये चार जो है कि रासायनिक समीकरण दिए हुए हैं, जिन्हें हमें क्या करना है कि इनको रासायनिक समीकरण के रूप में क्या करना है, इसे लिख करके और इसे संतुलित करने का भी क्या करना है, काम करना है। तो ये थोड़ा सा क्या होता है कि मैंने आपको बहुत बेहतरीन तरीके से चीज़ों को पहले समझा रखा था कि हम हीट एंड ट्रायल विधि के अनुसार चीज़ों को करने का कोशिश करते हैं, और उनके द्वारा अगर हम चीज़ों को अगर संतुलित करते हैं तो क्या होता है, बहुत ही अच्छे तरीके से वो आसान से क्या होता है, वो संतुलित भी हो जाता है। तो चलिए देखते हैं, एक एक को समझेंगे आसान से तरीके से और आराम से करने की भी कोशिश करेंगे और बेहतरीन करने का भी प्रयास करेंगे। ठीक है, तो पहला क्या दिया हुआ है कि नाइट्रोजन और हाइड्रोजन गैस से संयोग करके अमोनिया बनाना। हमने इसको आपको बहुत अच्छे तरीके से लगभग पार्ट 3 में मैंने आपको बताया था, पहला क्वेश्चन ये था
तो हमारे पास क्या क्या बोल रहा है, पहला बोल रहा है कि नाइट्रोजन गैस, तो नाइट्रोजन गैस क्या होता है, N2 होता है प्लस हाइड्रोजन गैस है। तो हाइड्रोजन गैस क्या होता है, H2 होता है। जब इन दोनों को मिला करके हमें बनाना है तो क्या बनता है, अमोनिया बनता है। और अमोनिया का सूत्र क्या होता है, ये होता है NH3 होता है। क्या होता है, NH3 होता है। ये अमोनिया का क्या होता है, सूत्र होता है। ठीक है ना। अब क्या हो जाएगा, हम इस पे क्या करते हैं, सबसे पहले हम बॉक्स लगा देते हैं। मैंने आपको पहले बता रखा था हीट एंड कॉल विधि के अनुसार, इस पे हम क्या करते हैं, पहले बॉक्स लगा देते हैं। तो हम सभी पे क्या कर देंगे, हम बॉक्स लगा देंगे। अब सभी पे बॉक्स लगाने के बाद हमने क्या बताया था कि हमें जो भी बदलाव करना होता है हम बॉक्स के बाहर करेंगे, ना कि बॉक्स के अंदर करेंगे। तो यहाँ पे हमारे पास हाइड्रोजन 3 बार है, यहाँ पे 2 बार है। तो हम करेंगे क्या, हमें दोनों तरफ क्या करना है, बराबर करना है, बैलेंस करना है। तो हम बैलेंस को बराबर कैसे करेंगे, तो करना क्या होगा कि यहाँ का जो आपका उत्पाद है ना, ये आपका क्या है, इसको हम लोग बोलते हैं प्रोडक्ट। जो तीर के इधर होता है इसको क्या बोलते हैं, इसको हम प्रोडक्ट बोलते हैं। जो इधर होता है इसको हम क्या बोलते हैं, इसको हम रिएक्शन बोलते हैं। क्या बोलते हैं, इसको हम रिएक्शन बोलते हैं। ठीक है ना। तो तीर के इधर रिएक्शन होता है और तीर के इधर क्या होता है, प्रोडक्ट होता है। तो हम क्या करेंगे कि यहाँ के जो हाइड्रोजन का 3 है इसको हम यहाँ से क्या कर देंगे, 3 से मल्टीप्लाई कर देंगे। और यहाँ जो आपका हाइड्रोजन 2 है इसको हम यहाँ पे क्या करेंगे, 2 से यहाँ कर देंगे। ठीक है ना। तो अब देखिए कि क्या आपके पास सभी तत्व एक दूसरे से बराबर हैं कि नहीं है। अगर बराबर हैं तो आपका एक काम बन करके तैयार हो गया। यहाँ पे नाइट्रोजन 2 बार है, यहाँ पे भी नाइट्रोजन 2 बार हो गया। यहाँ पे हाइड्रोजन 6 बार है, यहाँ पे भी हाइड्रोजन 3 दूनी 6 बार हो गया। अतः हम कहेंगे कि सर हमारा जो ये समीकरण था ये क्या हो गया, ये हमारा बन करके तैयार हो गया है। ठीक है ना। देखो मैंने क्या किया, मैंने सिर्फ यही किया कि सबसे पहले मैंने दोनों तरफ बॉक्स लगा दिया। अब बॉक्स लगाने के बाद मुझे करना क्या होता है कि तत्वों को गिनना होता है कि कौन से तत्व कितने बार है। उसके बाद फिर उसे बराबर करने का काम करते हैं। लेकिन जो भी बदलाव करते हैं वो बदलाव हम कहाँ करेंगे, तो वो बदलाव हम या तो बॉक्स के बाहर करेंगे ना, ऐसा नहीं कि बॉक्स के हमें अंदर करना है। ठीक है। चलिए अगला क्या बोल रहा है कि हाइड्रोजन सल्फाइड। तो हाइड्रोजन सल्फाइड का सूत्र क्या होता है, तो ये होता है H2S होता है। ये हाइड्रोजन सल्फाइड बन के तैयार हो गया। कह रहा है कि प्लस किसके, वायु के दहन में, मतलब कि O2 के दहन में क्रिया करता है। तो क्या बनाने के लिए बोल रहा है, तो जल बनाने के लिए, मतलब कि H2O बनाने के लिए बोल रहा है, H2O। और क्या बोल रहा है, प्लस क्या कर रहा है, सल्फर डाइऑक्साइड से SO2 बनाने का बात कर रहा है। यही बात बोल रहा है कि ये चीज बन के रेडी होगा। अब इसको क्या करना है कि इसको संतुलित करने का भी हमें क्या करना है, काम करना है। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे कि सबसे पहले मैं बताया था आपको कि बॉक्स लगा देते हैं। क्या लगा देते हैं, बॉक्स लगा देते हैं। चलो मैं यहाँ पे बॉक्स लगा दे रहा हूँ। तो चलिए यहाँ पे मैंने बॉक्स लगा दिया। इसके ऊपर भी मैंने क्या किया, यहाँ मैंने बॉक्स लगा दिया। और यहाँ मैंने क्या किया, यहाँ भी मैंने बॉक्स लगा दिया। तो सबसे पहले, और यहाँ भी बॉक्स लगाना था, यहाँ मैंने क्या किया, यहाँ मैंने बॉक्स लगा दिया है। ठीक है ना। अब क्या करेंगे कि सबसे पहले हम तत्वों को गिन लेंगे और गिनने के बाद क्या करेंगे, किसी एक को बराबर करने का काम करेंगे। तो हम देख रहे हैं क्या, यहाँ पर हमारे पास क्या है, यहाँ पे हमारे पास 1 और 2 1 3, यहाँ पर हमारे पास जो है ऑक्सीजन 3 बार है और यहाँ पे ऑक्सीजन कितने बार है, 2 बार है। तो हमने क्या किया, यहाँ पे हमने 3 का मल्टीप्लाई कर दिया। तो यहाँ पे ऑक्सीजन कुल कितने बार हो गया, तो यहाँ पे ऑक्सीजन कुल हमारे पास हो गया 6 बार। और यहाँ पे ऑक्सीजन कुल कितने बार है, तो हमारे पास अभी हमारे पास कितने बार है, तो 3 ही बार है। अगर हम यहाँ पे क्या करेंगे, यहाँ पे अगर हम कर देंगे कितने का, अगर 2 का कर देंगे और यहाँ पर भी क्या कर देंगे, 2 का कर देंगे, तो क्या हमारे पास अब जो ऑक्सीजन की संख्या है क्या वो बराबर हो गया कि नहीं। तो देख लेते हैं, यहाँ पे 2 दूनी 4, यहाँ पे 2 4 2 6, हमारे पास ऑक्सीजन की संख्या 6 कंप्लीट हो गया। अब यहाँ पे हमारे पास हाइड्रोजन कितने बार है, 2 बार है। और यहाँ पे हाइड्रोजन कितने बार, 2 दूनी 4 बार है। अगर हम यहाँ पे 2 का प्रयोग करेंगे तो क्या हमारे पास हाइड्रोजन की संख्या 4 हो जाएगी कि नहीं। तो कहेंगे सर देख लेते हैं। तो 2 दूनी 4, यहाँ पर भी 2 दूनी 4 हो गया है। यहाँ पे सल्फर 2 बार है और यहाँ पे भी सल्फर 2 बार। अतः कहने का मतलब यह है कि हमारे पास जो आपके पास सभी तत्वों का जो मान है वो आपके रिएक्शन में और प्रोडक्ट में दोनों तरफ क्या है, बराबर है। यही आपका क्या हो जाएगा, आंसर बन करके रेडी हो जाएगा। ठीक है। चीजों को अगर आसान और आराम से समझने की कोशिश करेंगे तो केमिस्ट्री बहुत ज्यादा हुआ नहीं होता है, बहुत ज्यादा बड़ा नहीं होता है। बस चीजों को आसान से समझने की कोशिश करना चाहिए। ठीक है। चलिए अगला क्या है कि एल्यूमिनियम, अगला क्या दिया हुआ है, अगला दिया हुआ है कि
एल्यूमिनियम सल्फेट के साथ अभिक्रिया कर बोरियम क्लोराइड, एल्यूमिनियम क्लोराइड एवं बोरियम सल्फेट का अवक्षेप क्या करता है, देता है। क्या करता है, अवक्षेप देता है। किसका? तो आपको बेरियम सल्फेट का अवक्षेप देता है। ठीक है, तो सबसे पहले क्या है, एल्यूमिनियम सल्फेट क्या हो जाएगा, Al2SO4 क्या बन जाएगा, Al2SO4 बन जाएगा, प्लस बेरियम क्लोराइड BaCl2 बन जाएगा। ठीक है, फिर क्या बन जाएगा, कह रहा है कि बना क्या रहा है, एल्यूमिनियम क्लोराइड, तो क्या बन जाएगा, AlCl3 बन जाएगा। ठीक है ना, और प्लस क्या बन जाएगा आपके पास, आगे भाई बन रहा है बेरियम सल्फेट, तो BaSO4 बन जाएगा। ठीक है, ये बन करके आपके पास क्या हो जाएगा, रेडी हो जाएगा, तैयार हो जाएगा। अब क्या करेंगे, सबसे पहले हम इस पर बॉक्स लगाने का काम करेंगे। क्या करेंगे, तो इसमें हम बॉक्स लगाने का काम करेंगे। सभी पर बॉक्स लगा दीजिए। तो मैंने यहाँ पे क्या किया, यहाँ पे मैंने बॉक्स लगा दिया। यहाँ पर भी मैंने क्या किया, यहाँ पर भी मैंने बॉक्स लगा दिया। यहाँ पर भी मैंने क्या काम किया, तो यहाँ पर भी हमने बॉक्स लगाया। और साथ ही साथ Al2SO4 एल्यूमिनियम सल्फेट पर भी मैंने क्या किया, बॉक्स लगा दिया। अब हमें क्या करना है कि प्रोडक्ट और रिएक्शन दोनों तरफ हम क्या करेंगे कि तत्वों का जो है संख्या, कितने अणु हैं उनको हम एक तरफ क्या करते हैं, गिन लेते हैं। तो यहाँ पे उतनी जगह है नहीं, तो हम क्या करते हैं, अपने मन से गिन करके उसको बराबर करने का काम करते हैं। यहाँ पे Cl 3 बार है, यहाँ पे Cl 2 बार है, यहाँ पे Cl है ही नहीं, तो क्या करेंगे, यहाँ पे अगर हम 3 से मल्टीप्लाई कर देते हैं तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, यहाँ पे Cl कितने बार है, 3 बार है। यहाँ पे Cl कितने बार हो गया, यहाँ पे Cl हो गया 6 बार, 3 दूनी 6 बार हो गया। ठीक है ना, अब क्या करेंगे, अब यहाँ पे देखते हैं कि एल्यूमिनियम यहाँ पे कितने बार, 2 बार, और यहाँ पे एल्यूमिनियम कितने बार है, यहाँ पे 1 बार। यहाँ पे हम क्या करेंगे, 2 से अगर काम करेंगे तो क्या हमारा एल्यूमिनियम जो है वो बराबर हो जाएगा कि नहीं। तो यहाँ पे हम देखेंगे कि यहाँ पे जो हमारा एल्यूमिनियम की संख्या है, यहाँ पर आपका एल्यूमिनियम 2 बार, और यहाँ पर भी एल्यूमिनियम कितने बार, 2 बार कंप्लीट हो गया है। यहाँ पे क्लोरीन 3 दूनी 6, और यहाँ पे क्लोरीन 3 दूनी 6 कंप्लीट हो गया है। अब यहाँ पे देखिए, यहाँ पे क्या है, यहाँ पे Ba मतलब बेरिलियम कितने बार है, तो यहाँ बेरियम जो है 3 बार है, और यहाँ पे सल्फेट कितने बार है, 1 बार। तो यहाँ पे BaSO4 तो बन करके तैयार हो गया, BaSO4 बन के तैयार हुआ। और जो चीज़ बचा है उसे हम क्या करेंगे, उसे हम आगे भी लिखने का काम कर सकते हैं। तो यहाँ पे हम यहाँ पे 2Ba, क्या यहाँ पे 2Ba यहाँ पे करके हम इसको क्या कर सकते हैं, तैयार कर सकते हैं। कोई यहाँ पे गलती नहीं होगा, मतलब यहाँ पे 2Ba को हम क्या करते हैं, अलग भी कर सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं होगा। ठीक है, अब आगे चल के देखते हैं कि आगे कुछ बन रहा है कि नहीं बन रहा है, तो देख लेते हैं। सब कुछ रेडी है, रेडी है। ठीक है, चलिए अब आगे की ओर देखते हैं। अगला हमारे पास सवाल दिया हुआ है, अच्छे समझिएगा। देखिए इससे क्या होता है, थोड़ा सा आराम से समझने की कोशिश किया जाता है, आराम से समझेंगे तो समझ आएगा। देखिए यहाँ पर एल्यूमिनियम कितने बार था, 2 बार था, यहाँ पे एल्यूमिनियम 2 बार कंप्लीट हो गया। यहाँ पे SO4 1 बार, यहाँ पर SO4 1 बार कंप्लीट हो गया। यहाँ पे Ba 3, यहाँ पे कितने बार, Ba यहाँ पे 3 बार, यहाँ पे Ba 1 बार, 2 बार Ba बाहर कर दिए। यहाँ पे क्लोरीन 3 दूनी कितना 6, यहाँ पे भी क्लोरीन 3 दूनी 6, ये क्या हो गया आपका, कंप्लीट हो गया। अब आगे क्या है कि पोटेशियम धातु जल के साथ अभिक्रिया करके पोटेशियम हाइड्रोक्साइड एवं हाइड्रोजन गैस देता है ना। तो यहाँ पे पोटेशियम धातु जल के साथ, तो कहने का मतलब क्या है कि के यहाँ पे 2 क्या कर दो ना, और प्लस क्या हो जाएगा, यहाँ पे हो जाएगा H2O, क्या हो जाएगा, H2O। ठीक है, अब यहाँ पे क्या करेंगे, अब यहाँ कह रहा है कि इसके बनने के बाद क्या बनता है, तो बोल रहा है कि पोटेशियम हाइड्रोक्साइड, तो कह रहा है कि KOH क्या बन के तैयार हो रहा है, KOH। यहाँ थोड़ा सा ये रंग जो थोड़ा सा अच्छा नहीं दिख रहा है, तो उनका रंग थोड़ा बदल दे रहे हैं। यहाँ पे क्या बन रहा है, थोड़ा सा कोशिश करेंगे, थोड़ा ध्यान से समझिएगा। यहाँ बन रहा है KO और H बन रहा है, क्या आप दिख रहा है, दिख रहा है ना। यहाँ पे KOH बन रहा है, और कह रहा है कि हाइड्रोजन गैस बन करके क्या हो रहा है, यह ऊपर उड़ रहा है। ठीक है ना,
हाइड्रोजन गैस बन करके क्या हो रहा है, ऊपर उड़ रहा है। तो अब यहाँ देखिए यहाँ पर के कितने बार है, 2 बार है। तो यहाँ पे अगर हम क्या करेंगे, यहाँ पे अगर 2 लगाएंगे तो क्या ये आपका के 2 बार हो जाएगा। यहाँ पे ओ कितने बार है, यहाँ पर ओ 1 बार है, यहाँ पे ओ 2 बार है, यहाँ पे लगा देंगे 2। तो क्या यहाँ पर ओ आपका कितने बार हो जाएगा, यहाँ पे ओ भी आपका 2 बार कंप्लीट हो जाएगा, ओ 2 बार हो जाएगा ना। यहाँ पे हमारा जो दिख रहा है लगभग यहाँ पे जो 2 है वो अभी ज़्यादा साफ नहीं दिख रहा है, तो यहाँ पे थोड़ा सा रंग बदलेंगे और चीज़ों को थोड़ा सा और बेहतरीन करने का काम करेंगे। यहाँ से 2 को हम हटाने का काम करते हैं। भाई 2 हट जाओ, यहाँ से H2 हट गया, चलो हट जाओ, कोई दिक्कत नहीं है। हम फिर लिख देंगे 2H2O। अब तो साफ दिख रहा होगा, यहाँ पे 2H2 लिखा है। देखिए यहाँ पे पोटेशियम 2 बार, यहाँ पे पोटेशियम 2 बार हो गया है, ठीक है। यहाँ पे हाइड्रोजन कितने बार, 2 2 4 बार, यहाँ पे 2 बार हाइड्रोजन, 2 बार यहाँ पे हाइड्रोजन, यहाँ पे ऑक्सीजन 2 बार, यहाँ पर भी ऑक्सीजन कितने बार, 2 बार। अतः कहने का मतलब हमारे पास ये भी जो है समीकरण क्या हो गया, वो संकलित होकर के तैयार हो गया। इससे आप क्या करेंगे, एक बार वीडियो को रोक करके फिर से इसको बनाने की कोशिश करेंगे और आराम से और आसान तरीके से आप चीज़ों को बना सकते हैं, ठीक है। चलिए अगला सवाल की ओर चलते हैं, नेक्स्ट सवाल की ओर, और देखते हैं अगला सवाल क्या दिया हुआ है। अगला सवाल दिया हुआ है कि निम्न रासायनिक समीकरणों को क्या करना है, संतुलित करना है। ये जो आपको रासायनिक समीकरण दिया हुआ है इसे हमें क्या करना है, संतुलित करने का क्या करना है, काम करना है, ठीक है। चलिए आपका सवाल क्या दिया हुआ है, पहला सवाल दिया हुआ है कि HNO3 और यहाँ पे कैल्शियम हाइड्रोक्साइड, यहाँ पे क्या बन रहा है, यहाँ पे कैल्शियम नाइट्रेट बन रहा है और यहाँ पे जल बन करके तैयार हो जा रहा है। तो सबसे पहले हम क्या करते हैं, बॉक्स लगाने का काम करते हैं। सबसे पहले क्या करेंगे, हम बॉक्स लगाने का काम करेंगे और जो भी बदलाव करना होगा हम बॉक्स के बाहर करेंगे, बॉक्स के अंदर बदलाव नहीं करना है। यहाँ पे भी H2 को क्या करेंगे, बॉक्स में बंद कर देंगे, ठीक है। H2 को क्या मैंने बॉक्स में बंद कर दिया। यहाँ पर हम कैल्शियम ऑक्साइड को भी क्या करेंगे, इसको भी बॉक्स में बंद करके तैयार कर देंगे, ताकि ये बाहर ये लोग भागने का काम ना करें। बाहर भागेंगे तो पता नहीं क्या करेंगे, ठीक है ना। कोई कहने का समय नहीं, आजकल के समय में कुछ भी हो रहा है, तो ऐसा करें कि बाहर ना भाग सके, ठीक है। चलिए इसको हमने इसमें पैक कर दिया। अब देखते हैं कि हमें क्या क्या बदलाव करना है। जो भी बदलाव करना होगा बॉक्स के बाहर करेंगे, बॉक्स के अंदर बदलाव हम नहीं करेंगे, ठीक है। चलिए यहाँ पर हम देखेंगे, यहाँ पे हाइड्रोजन कितने बार है, यहाँ पे हाइड्रोजन 2 बार है, यहाँ पे हाइड्रोजन कितने बार, यहाँ पे 2 बार है, यहाँ पर 1 बार, 3 बार है। भाई साहब उसको भी छोड़ दो। यहाँ पे कैल्शियम कितने बार है, 1 बार है, यहाँ पे कैल्शियम 1 बार है। भाई कैल्शियम जो है हमारा कंप्लीट है, यहाँ पे भी कैल्शियम 2 बार, सॉरी 1 बार, यहाँ पे कैल्शियम 1 बार। यहाँ पे नाइट्रोजन कितने बार, यहाँ पे नाइट्रोजन 1 बार, यहाँ पे नाइट्रोजन कितने बार, 2 बार। हम क्या करेंगे, हम यहीं पे बदलाव करेंगे, यहीं पे हम क्या करेंगे, यहीं पे हम 2 लिख देंगे, यहीं पे हम क्या लिख देंगे, 2 लिख देंगे और यहाँ से बदलाव होकर के काम हो सकता है अब बन जाएगा हमारे पास। यहाँ पे आप देख लेंगे, यहाँ पे हाइड्रोजन कितने बार, 2 बार, यहाँ पे 2 बार, यहाँ पे 4 बार। यहाँ पे हाइड्रोजन कितने बार, यहाँ पे हाइड्रोजन भाई साहब 2 ही बार है। तो हम क्या करेंगे कि इसमें क्या करेंगे, यहाँ भी हम 2 का कर देंगे, मल्टीप्लाई कर देंगे, चाहे इधर लिखो चाहे इधर लिखो, दोनों तरफ आपका बराबर ही, कोई दिक्कत नहीं है। तो यहाँ पे 2 और 2 कितना हो गया, हाइड्रोजन 4 बार कंप्लीट हो गया। क्या हाइड्रोजन 4 बार कंप्लीट हो गया। नाइट्रोजन 2 बार, नाइट्रोजन 2 बार कंप्लीट हो गया। ऑक्सीजन 6 बार, 2 3 6, ऑक्सीजन यहाँ पे कितने बार, 2 3 6, यहाँ कंप्लीट, और यहाँ 2 बार, यहाँ 2 बार, 6 2 8 कंप्लीट हो गया, ठीक है। यहाँ पे कैल्शियम है, कैल्शियम है कंप्लीट। यहाँ कहने का मतलब कि दोनों तरफ हमारे जो तत्वों का जो संख्या है वो दोनों तरफ क्या है, समान हो गया है। अतः कहने का मतलब हमारा एक रासायनिक समीकरण क्या हो गया, संतुलित हो गया। मतलब कहने का मतलब क्या है कि सबसे पहले में क्या करना है कि सभी को बॉक्स में बंद कर देना है, और बॉक्स में बंद करने के बाद क्या करना है, जो भी बदलाव करना होगा हम बॉक्स के बाहर करेंगे। और बदलाव यही करना है कि जितना आपके पास रिएक्शन में आपके पास तत्वों की संख्या होगा उतना ही आपके पास प्रोडक्ट में तत्वों की संख्या भी होना क्या है, जरूरी है, ठीक है। चलिए आगे क्या दिया हुआ है, आगे दिया हुआ है कि यहाँ पे सोडियम हाइड्रोक्साइड, क्या दिया हुआ है, सोडियम हाइड्रोक्साइड दिया हुआ है। और यहाँ पे आपको क्या दिया है, H2SO4 मतलब सल्फ्यूरिक अम्ल दिया हुआ है, H2SO4 दिया हुआ है। यहाँ पे क्या बन रहा है, सोडियम सल्फेट बन जा रहा है। क्या बन रहा है, सोडियम सल्फेट बन जा रहा है। और यहाँ पे क्या बन जा रहा है, यहाँ पे जल बन करके क्या हो जा रहा है, तैयार हो जा रहा है, ठीक है ना। इतना चीज यहाँ पर काम हो रहा है। अब हम क्या करेंगे, सबसे पहले हम यहाँ पे सोडियम 2 बार है, यहाँ पे सोडियम 1 बार है। अगर यहाँ पे हम 2 का अगर क्या करेंगे, अगर 2 से अगर हम मल्टीप्लाई करेंगे यहाँ पर, तो क्या अब सोडियम बराबर हो जाएगा। तो कहेंगे जी सर यहाँ पे सोडियम क्या हो जाएगा, बराबर हो जाएगा।
यहाँ पे सोडियम 2 बार, यहाँ पर भी सोडियम 2 बार कंप्लीट हो गया। यहाँ पर SO4 एक बार पूरा है, यहाँ पर भी SO4 एक बार कंप्लीट हो गया। यहाँ पर O कितने बार, यहाँ पर O 2 बार और H 2 बार ना। यहाँ पर O कितने बार, यहाँ पर भी O 2 बार है और H कितने बार है, 2 बार है। और यहाँ पर क्या है कि यहाँ पर H2O, यहाँ पर H2 मतलब H 2 बार तो है, यहाँ पर H जो है 2 बार है और यहाँ पर O कितने बार, 2 बार हो जा रहा है। यहाँ से कुछ काम गड़बड़ हो रहा है, कुछ यहाँ से काम क्या करेंगे, सही करने का काम करेंगे। अब देखते हैं कि कहाँ पे हमारे पास गड़बड़ हो रहा है। तो यहाँ पर O4 तो सही है, यहाँ पर भी O4 सही है, वहाँ पर O सही था, यहाँ पर भी O सही है, ठीक है ना। अब क्या करेंगे, हमारे पास यहाँ पर एक O बचेगा, तो हम करेंगे क्या कि अगर हम यहाँ पर अगर ऐसा करते, ज्यादा कुछ लंबा मत करिए। यहाँ पर आप क्या करेंगे, ऑक्सीजन को बाहर निकालिए, ये आपका बचेगा एकल गैस बन जाएगा और ये बन करके क्या हो जाएगा, उड़ जाएगा, ठीक है ना। अब आपके पास क्या चीजें समान हो गया, यहाँ पे 2 4 5 6, यहाँ पे 4 और 2 6। अतः कहने का मतलब यहाँ पे सभी तत्व क्या हो गए, आपस में क्या हो गए, बराबर हो गए। और यहाँ पर आपका ये चीज क्या हो गया, कंप्लीट संतुलित होकर के तैयार हो गया है। ज्यादा इसमें सोच विचार मत करना, अगर सोच विचार ज्यादा करोगे तो कुछ काम नहीं बनेगा, सब कुछ गड़बड़ हो जाएगा और भूल भटक करके वापस चले जाओगे। जो आपके तत्व आपका बच जाए, अब लगे कि वो उड़ने वाला है, निकलने वाला, तो इसको निकाल करके उड़ा दीजिए। जैसे मैंने यहाँ पे ऑक्सीजन को क्या कर दिया, एक उड़ा करके आराम से बाहर कर दिया, ठीक है। अगला क्या है, अगला दिया हुआ है हमारे पास कि NaCl, क्या दिया हुआ है, नमक दिया हुआ है NaCl। यहाँ दिया हुआ है AgNO3 मतलब सिल्वर नाइट्रेट दिया हुआ है, क्या दिया हुआ है, सिल्वर नाइट्रेट दिया हुआ है। और यहाँ पर क्या बन जा रहा है, AgCl बन रहा है। और यहाँ पे क्या बन रहा है, यहाँ पर NaNO3 बन रहा है। यहाँ पे क्या बन रहा है, NaNO3 बन रहा है। यहाँ पे Na कितने बार, एक बार, यहाँ पर Na कितने बार, एक बार, NO3 कितने बार, यहाँ NO3 आराम से। यहाँ पर Cl एक बार, यहाँ पर भी Cl एक बार, Ag एक बार, भाई तो संतुलित था, ये तो आपका क्या था, संतुलित था, बस इसको क्या था, इधर से उधर करना था, ठीक है, ये आपका संतुलित है, ओके, कोई दिक्कत नहीं है। चलिए अगला सवाल देखते हैं। यहाँ पर बेरिलियम क्लोराइड है, BaCl2 दिया हुआ है, ठीक है ना। यहाँ पर H2SO4 हाइड्रोजन सल्फाइड दिया हुआ है, सल्फेट, ठीक है, हाइड्रोजन सल्फेट दिया हुआ है। यहाँ पर बेरिलियम सल्फेट बनकर के रेडी हो गया है, ठीक है। और यहाँ पर HCl बन करके रेडी हो गया। करना क्या है, कुछ नहीं करना है। यहाँ पे हुआ क्या, देखिए NaCl में क्या हुआ था कि Na जो था NaNO3 से साथ दोस्ती किया और Cl Ag के साथ दोस्ती किया। वही काम यहाँ पर हुआ है कि Ba क्या किया है कि BaSO4 के साथ दोस्ती कर लिया और Cl क्या किया है कि यहाँ पे H2 के साथ दोस्ती किया है। बस यहाँ करना क्या था, यहाँ पे हाइड्रोजन कितने बार दिया है, एक बार, यहाँ पे हाइड्रोजन 2 बार दिया है, यहाँ पे Cl एक बार, यहाँ पे Cl 2 बार दिया था। हमें करना क्या है, बस यहाँ पे 2 का मल्टीप्लाई कर देंगे। अब हमारे पास सब कुछ क्या है, आपस में क्या हो जाएंगे, बराबर हो जाएंगे। और आपका जो रासायनिक समीकरण है वो क्या हो जाएगा, आपका संतुलित होकर के तैयार, रेडी हो गया, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन को चलते हैं। चीजों को आप रोक करके पढ़ेंगे ज्यादा अच्छा रहेगा, समझ के पढ़ेंगे ज्यादा अच्छा रहेगा। अगर समझ से ना समझ होकर पढ़ेंगे तो भाई साहब फिर आपकी दिक्कत, आपको प्रॉब्लम हो जाएगा। इससे अच्छा है आराम से पढ़ना, ठीक है ना। चलिए अगला क्वेश्चन दिया हुआ है कि निम्नलिखित अभिक्रियाओं के लिए संतुलित रासायनिक समीकरण लिखिए। भाई साहब आज का जो चैप्टर है पूरा का पूरा इसी तरीके से है, चीजों को एक बार में समझ नहीं आएगा, 2 बार नहीं आएगा, तीसरी बार समझ में अच्छे से आएगा ना, उस तरीके से आपकी चीजें हैं, ठीक है ना। तो चलिए देखते हैं कि क्या दिया हुआ है। कह रहा है कि कैल्शियम हाइड्रोक्साइड, तो क्या हो जाएगा, इसका बन जाएगा Ca और कोष्टक क्या होता है OH2, क्या होता है CaOH2, ये आपका हो जाएगा कैल्शियम हाइड्रोक्साइड बनकर तैयार हो गया, ठीक है। फिर कह रहा है प्लस, प्लस कह रहा है कि कार्बन डाइऑक्साइड, तो क्या हो जाएगा CO2 बन जाएगा, ठीक है। अब आपके उत्पाद क्या बन रहा है, तो कैल्शियम कार्बोनेट, इसका सूत्र क्या होता है CaCO3, क्या होता है CaCO3 होता है, ठीक है। अब जल का सूत्र क्या होता है, तो आपको अच्छे से मालूम होगा कि जल का सूत्र होता है H2O। जल का सूत्र क्या हो, H2O। चीजों को मैंने आपको बहुत पहले अच्छे तरीके लिखवाया था ताकि आप कभी भूले ना। मैं आपको एक वीडियो में लगभग 20 या 25 रासायनिक जो है कि यौगिकों का नाम मैंने बेहतरीन तरीके से आपको समझाया था ताकि आपको आगे कहीं प्रॉब्लम ना हो, ठीक है। तो इतना बन गया। अब देखिए सब कुछ बराबर है कि नहीं। यहाँ पे H2 कितने बार, H 2 बार, यहाँ पर H 2 बार। ऑक्सीजन कुल कितने बार, तो 3 और 1 4 बार, यहाँ पे 2 और 2 4 बार।
Ca कितने बार, यहाँ पे C एक बार, C कितने बार, एक बार। अतः कहने का मतलब हमारे पास ये रासायनिक समीकरण क्या है, संतुलित होकर करके तैयार हो गया। जो लिखा था उसको मैंने इस रूप में बस लिख दिया है। ठीक है, अगला क्या दिया हुआ है अगला दिया हुआ है जिंक। क्या दिया हुआ है, ये आपका जिंक दिया हुआ है, और प्लस क्या दिया हुआ है, सिल्वर नाइट्रेट। तो ये क्या हो जाएगा, AgNO3। क्या हो जाएगा, AgNO3 प्लस जिंक नाइट्रेट, तो हो जाएगा ZnNO3, जिंक नाइट्रेट। और यहाँ क्या बचेगा, यहाँ प्लस Ag बच जाएगा। ठीक है, ये आपका बन करके क्या हो गया, तैयार हो गया। ठीक है, कुछ नहीं किया। यहाँ जिंक ने क्या किया, NO3 से क्रिया किया, Ag बेचारा अकेले बच गया, उसको अकेले छोड़ करके बाहर भगा दिया। ठीक, अगला क्या है, एल्यूमिनियम। क्या दिया है, एल्यूमिनियम, तो यहाँ पे लिख लेंगे Al। एल्यूमिनियम का क्या हो जाएगा, Al प्लस कॉपर क्लोराइड CuCl2, CuCl2, तो क्या बन जाएगा, तो यहाँ बोल रहा है कि एल्यूमिनियम क्लोराइड, यहाँ क्या बन जाएगा, ए बन जाएगा AlCl2, और प्लस क्या बन जाएगा, यहाँ पे हो जाएगा कॉपर बन करके क्या हो जाएगा, अलग हो जाएगा। बस आपका काम तैयार हो गया। इतना ही काम करना था, बाकी कुछ नहीं करना था। ठीक है, अगला क्या दिया हुआ है, अगला दिया हुआ कि बेरिलियम क्लोराइड, तो मतलब BaCl2। क्या दिया है, BaCl2 दिया हुआ है। ठीक है, और प्लस पोटेशियम सल्फेट, तो KSO4, K2SO4 ना, क्या बन जाएगा, K2SO4। अब ये क्या हो जाएगा, जब क्रिया करा तो क्या बोल रहा है कि बेरियम सल्फेट, मतलब कि Ba क्या करेगा, SO4 से क्रिया, तो क्या बन जाएगा, BaSO4 बन जाएगा, और प्लस क्या बन जाएगा, यहाँ बन जाएगा KCl, तो कितना, 2KCl, ये आप करके बन के क्या हो जाएगा, तैयार हो गया। और ये आपका क्या हो जाएगा, संतुलित हो जाएगा। यहाँ पे बेरियम क्या करेगा, सल्फेट के साथ बन जाएगा, तो बेरियम सल्फेट बन जाएगा। यहाँ पे Cl, यहाँ पे क्या हो जाएगा, K के साथ बनेगा, तो KCl बन जाएगा, मतलब पोटेशियम क्लोराइड बन जाएगा। और यहाँ कितने बार, 2 बार K, 2 बार Cl, ये आपके क्या हो गया, पूरा का पूरा बन करके तैयार हो गया। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं। अगला क्वेश्चन पास क्या दिया हुआ है, अगला क्वेश्चन दिया हुआ है कि निम्नलिखित अभिक्रियाओं के लिए संतुलित रासायनिक समीकरण लिखिए एवं अभिक्रिया का प्रकार भी बताइए। एवं अभिक्रिया का क्या करना है, प्रकार भी बताना है। तो क्वेश्चन नंबर जो 8 है इसे आप करोगे, और अगर आप नहीं आता है, देखिए अगर कर पाते हैं तो आपको कमेंट बॉक्स में क्या करना है, कमेंटियाना है। कमेंटियाना का मतलब कि इसमें लिखना है और बताना है इसे कैसे कैसे आपने किया। अगर आप नहीं कर पाते हो तो नेक्स्ट वीडियो में इसको हम बताने का भी काम करेंगे, लेकिन इससे आपको करना है। ठीक है, 4 क्वेश्चन है, 2 वहां था, 2 यहाँ पे, 4 क्वेश्चन है, इन चारों को आपको करना है। अब बाकी आगे हम चलने का काम कर रहे हैं। आपके पास आगे क्या दिया है कि ऊष्माक्षेपी एवं ऊष्माशोषी अभिक्रिया का क्या अर्थ है, उदाहरण सहित बताइए। ऊष्माशोषी या ऊष्माक्षेपी, तो सबसे पहले ऊष्माक्षेपी क्या होता है, ऐसी अभिक्रिया जिसमें ऊष्मा का बर्बादी होता है, जिसमें ऊष्मा उत्पन्न होता है, उत्सर्जन होता है, उसे हम क्या बोलते हैं, ऊष्माक्षेपी बोलते हैं। और ऐसी अभिक्रिया जिसमें ऊष्मा का अवशोषण होता है, ऊष्माशोषी कहलाता है। ठीक है ना, जिसमें ऊष्मा का क्या होता है, अवशोषण होगा तो ऊष्माशोषी अभिक्रिया कहलाता है। तो वही बात कर रहा है कि जिन अभिक्रियाओं में उत्पाद के साथ ऊष्मा का भी उत्सर्जन होता है उन्हें ऊष्माक्षेपी अभिक्रियाएं कहते हैं। जैसे कि अगर हम कार्बन कि अगर हम किससे अगर ऑक्सीजन के साथ क्या करते हैं, क्रिया करते हैं, तो क्या बनता है, CO2 बनता है, और साथ में क्या होता है, उष्मीय ऊर्जा क्या होता है, उत्पन्न होता है। जब कार्बन का अभिक्रिया जब ऑक्सीजन के साथ कराते हैं तो CO2 कार्बन डाइऑक्साइड बनता है, और साथ में क्या निकलता है, उष्मीय ऊर्जा प्राप्त होता है। इसे हम क्या बोलेंगे, इसी को हम ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया भी कहते हैं। ठीक है, आगे क्या है
कि ऊष्मा शोषी, जिन अभिक्रियाओं में ऊष्मा का अवशोषण होता है उन्हें ऊष्मा शोषी अभिक्रिया कहते हैं। जैसे जब हम क्या करेंगे, जब हम N2 और O2 को आपस में मिलाते हैं तो क्या बनता है, तो आपका NO मतलब नाइट्रोजन ऑक्साइड बनता है। क्या बनता है, नाइट्रोजन ऑक्साइड बनता है। यहाँ पर क्या होता है कि ऊष्मा का क्या होता है, अवशोषण होता है, तब जाकर के बन करके तैयार होता है। ठीक है, चलिए अगला सवाल की ओर चलते हैं। अगला सवाल पास दिया है कि श्वसन को ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया क्यों कहते हैं, वर्णन कीजिए। मैंने आपको पहले बेहतरीन बताया था, समझाया था कि श्वसन जो होता है वो आपका ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया होता है। अब क्यों होता है, क्योंकि श्वसन को ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया कहते हैं इसलिए श्वसन में क्या होता है कि ग्लूकोज का ऑक्सीकरण होता है, जिससे बड़ी मात्रा में उसमें ऊर्जा क्या होता है, उत्पन्न होता है। देखिए ये आपका ग्लूकोज है, ये आपका क्या ऑक्सीजन है। जब दोनों आपस में अभिक्रिया करेंगे तो क्या होता है कि आप श्वसन करेंगे, क्या होता है आपके पास CO2 कार्बन डाइऑक्साइड आपके नाकों से बाहर निकलता है और साथ में जल की कुछ मात्राएं निकलते हैं और साथ में ऊर्जा भी क्या होता है, उत्पन्न होता है। इसी को हम कहते हैं ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया। श्वसन के दौरान क्या होता है कि ग्लूकोज का ऑक्सीकरण होता है और जिसमें क्या होता है कि बड़ी मात्रा में उसमें ऊर्जा क्या होता है, उत्पन्न होता है। इसलिए इसे हम क्या बोलते हैं, इसे हम ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया कहते हैं। ठीक है, अगला आपके पास क्वेश्चन दिया था कि वियोजन अभिक्रिया को संयोजन अभिक्रिया के विपरीत क्यों कहा जाता है। इन अभिक्रियाओं के लिए समीकरण भी आपको क्या करना है, लिखना है। तो ध्यान दीजिए, वियोजन अभिक्रिया में एकल पदार्थ वियोजित होकर के दो या दो से अधिक पदार्थ देता है। वियोजन अभिक्रिया में एकल पदार्थ वियोजित होकर के दो या दो से अधिक क्या होता है, अभी दो या दो से अधिक पदार्थ देता है। लेकिन यही जस्ट विपरीत आपका संयोजन अभिक्रिया क्या होता है, तो संयोजन अभिक्रिया क्या होता है कि इसमें जो होता है कि दो या दो से अधिक पदार्थ मिल करके एकल नए यौगिक का क्या करते हैं, निर्माण करते हैं। इसलिए ये दोनों एक दूसरे के क्या है, विपरीत होते हैं। अब देखिएगा, जैसे आपको बता दें वियोजन अभिक्रिया का उदाहरण क्या है कि जैसे हमारे पास कैल्शियम क्लोराइड है, जब इसमें हम क्या करेंगे, जैसे उष्मा देते हैं, जब इसको क्या करते हैं, इसमें जब हम हीट करते हैं तो हीट करने के बाद क्या होता है कि यहाँ पे CaO मतलब कैल्शियम ऑक्साइड प्राप्त होता है और कार्बन डाइऑक्साइड आपके बन करके क्या होता है, ये भी आपके तैयार हो जाता है। मतलब यहाँ पे टूटने का काम हो रहा है, क्या हो रहा है, यहाँ पे तोड़ने का काम हो रहा है। लेकिन जोड़ने का मतलब क्या होता है, जैसे यहाँ पे आपके पास क्या दिया है, यहाँ पे कैल्शियम ऑक्साइड दिया है और यहाँ पे जल के साथ जब क्रिया करता है तो क्या बन जाता है, एक कैल्शियम हाइड्रोक्साइड बन जाता है। क्या बन जाता है, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड बन जाता है। यहाँ पे देखिए, यहाँ पे टूटने का काम हो रहा है, एकल से दो यौगिक का निर्माण हुआ है और यहाँ दो से क्या हुआ, एकल यौगिक का निर्माण हो रहा है। तो यही बात आप क्या है, वियोजन और संयोजन अभिक्रिया होता है। संयोजन का मतलब होता है जुड़ जाना और वियोजन का मतलब होता है टूट जाना, अलग अलग हो जाना। शायराना मूवी देख लो, पता चल जाएगा कि वियोजन क्या होता है। ठीक है, आजकल बहुत लोग जा रहे हैं उसको देखने के लिए। जब से मैंने सुना है कि शायराना मूवी देखने के बाद आंसू आते हैं, मैंने तो उसका रील देखना छोड़ दिया है। मुझे पता नहीं था कि कैसा क्या था, अब तो मेरे पास मोबाइल में आता है, लेकिन मजबूरी है कि आज जितने रील बन रहे हैं सब में शायराना मूवी का सॉन्ग लगा देते हैं लोग। पता नहीं किसको कितना दर्द हो रहा है, हमें तो दर्द का एहसास ही नहीं भाई क्या है, कुछ है मुझे पता नहीं चल रहा है। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन दिया हुआ है कि उन वियोजन अभिक्रियाओं के एक एक समीकरण लिखिए जिनमें ऊष्मा, प्रकाश एवं विद्युत के रूप में ऊर्जा प्रदान की जाती है। उन वियोजन अभिक्रियाओं के एक एक समीकरण लिखिए जिसमें ऊष्मा, प्रकाश एवं विद्युत के रूप में ऊर्जा प्रदान होती है। तो भाई साहब ये देखिए, इसमें क्या है, इसमें आपके ऊष्मा के द्वारा हो रहा है। किसके द्वारा हो रहा है, यहाँ पर आपके ऊष्मा के द्वारा क्या हो रहा है, प्राप्त हो रहा है। ठीक है, यहाँ पे ऊष्मा प्राप्त हो रहा है। यहाँ पे क्या प्राप्त हो रहा है, यहाँ पे प्रकाश प्राप्त हो रहा है। क्या प्राप्त हो रहा है, यहाँ पे आपके पास प्रकाश प्राप्त हो रहा है। और यहाँ पे आपके क्या यहाँ पे लिखा है सामने, यहाँ पे विद्युत प्राप्त हो रहा है। मतलब कहने का मतलब जब कैल्शियम कार्बोनेट की जब टूटता है तो टूटने के बाद क्या होता है कि कैल्शियम ऑक्साइड और क्या होता है, CO2 गैस। और CO2 गैस कैसा होता है, उष्मीय होता है, उष्मा देता है। ठीक है ना। इसी प्रकार से जब हम सिल्वर क्लोराइड को तोड़ते हैं तो सिल्वर और क्या होता है, क्लोरीन गैस निकलता है, जो कि यहाँ पे जब क्लोरीन गैस निकलता है तो प्रकाश देता है। ठीक है, इसी प्रकार से जब हमारे पास
जल के अणु जब टूटते हैं तो क्या होता है, यहाँ पे हाइड्रोजन गैस और यहाँ पे क्या होता है ऑक्सीजन, और इसके साथ में क्या देता है भाई, विद्युत देने का कार्य करता है। ठीक है, ये यहाँ पे तीनों आपके उदाहरण दिए हुए हैं। अगला क्वेश्चन दिया हुआ है कि विस्थापन अभिक्रिया एवं द्वितीय विस्थापन अभिक्रियाओं में क्या अंतर है। इन अभिक्रियाओं के समीकरण भी क्या करना है, आपको लिखना है। ठीक है, तो क्या दिया हुआ है, ध्यान दीजिएगा कि जब कोई तत्व दूसरे तत्व को उसके यौगिक से विस्थापित कर देता है तो इस प्रकार के विस्थापन अभिक्रिया होता है। कहने का मतलब है कि जब किसी यौगिक को या यौगिक में किसी तत्व को कोई दूसरा तत्व क्या करता है, विस्थापित कर देता है, तो उसे हम विस्थापन अभिक्रिया कहते हैं। और जब क्या होता है कि द्विविस्थापन अभिक्रिया वह होता है जब दो अलग अलग परमाणुओं या परमाणुओं के समूह को या फिर उसके आयन को आपस में क्या कर देता है, आदान प्रदान करने का कार्य करता है, तो उसे हम क्या बोलते हैं, द्विविस्थापन। यहां पर एक को हटाना, यहां पर दो को हटाना। आपके विस्थापन में एक को हटा करके दूसरा आ जाता है, और द्विविस्थापन में इन दोनों को हटा करके कोई दूसरा दो आ जाते हैं। ठीक है, उसे द्विविस्थापन कहते हैं। जैसे ध्यान दीजिएगा, यहाँ पे कॉपर सल्फेट था, यहाँ पे जिंक था। जिंक ने क्या किया कि कॉपर को मार करके भगा दिया और क्या बना दिया, जिंक सल्फेट बन करके तैयार हो गया और कॉपर बेचारा अलग बन गया। यहाँ पर क्या हुआ कि यहाँ पर सोडियम जो है यहाँ पे क्लोरीन के साथ अभी क्रिया किया और यहाँ पे जो सल्फेट है आपके बेरियम के साथ, तो बन गया बेरियम सल्फेट, और यहाँ पे क्या बन गया, सोडियम क्लोराइड बन गया, नमक बन करके तैयार हो गया। ठीक है ना, यहाँ पे इसको थोड़ा सा अच्छे से पेंट कर देता है कि आपको दिख जाए, आपको दिख जाना चाहिए। देखिए यहाँ पे क्या है, यहाँ पे 2NaCl यहाँ पे बना हुआ है। ठीक है, चलिए अब आगे की ओर चलते हैं और क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन क्या है, अगला क्वेश्चन क्या है कि सिल्वर के शोधन में सिल्वर नाइट्रेट के विलयन से सिल्वर प्राप्त करने के लिए कॉपर धातु द्वारा विस्थापन किया जाता है। इस प्रक्रिया के लिए अभिक्रिया लिखिए। भाई अभिक्रिया लिखना है तो क्या कह रहा है कि सिल्वर नाइट्रेट AgNO3 में कॉपर, किसका, कॉपर से, तो क्या हो जाएगा, ताव का बन जाएगा, ए बन जाएगा, CuNO3 कॉपर नाइट्रेट बन के तैयार हो जाएगा और यहाँ से सिल्वर आपका बन करके अलग प्राप्त हो जाएगा। तो ये यहाँ पे लिखा हुआ है, ये आपका सिल्वर नाइट्रेट है, ये आपका कॉपर है, और यहाँ पे क्या बन जाएगा, कॉपर नाइट्रेट। कॉपर क्या करेगा, यहाँ से नाइट्रेट से विक्रिया करेगा, कॉपर नाइट्रेट बन जाएगा और यहाँ पे सिल्वर बन करके अलग तैयार हो जाएगा। ठीक है, चलिए अगला क्या दिया हुआ है, अगला दिया हुआ है कि अवक्षेपण अभिक्रिया से आप क्या समझते हैं, इसके बाद उदाहरण देकर के बताइए। तो कहने का मतलब ऐसी रासायनिक अभिक्रिया जहां पे हमें क्या होता है, अवक्षेप प्राप्त होता है, उसी अभिक्रिया को हम क्या बोलते हैं, अवक्षेपण अभिक्रिया कहते हैं। तो यहाँ पे क्या लिखा हुआ है कि ऐसी अभिक्रिया जिसमें अविलेय लवण प्राप्त होते हैं। हाँ भाई, वो आपका मतलब जल में घुलता नहीं है, अविलेय लवण प्राप्त होता है, उसे अवक्षेपण अभिक्रिया कहते हैं। ठीक है, जैसे आप यहाँ पे देख रहे होंगे, यहाँ पे सोडियम कार्बोनेट दिया हुआ है और यहाँ पे क्या दिया, यहाँ पे कैल्शियम क्लोराइड दिया हुआ है। यहाँ पे सोडियम कार्बोनेट, यहाँ पे कैल्शियम क्लोराइड। यहाँ पे क्या हो जाएगा कि यहाँ पे आपका कैल्शियम क्या करेगा कि कार्बोनेट से अभिक्रिया कर जाएगा तो बन जाएगा कैल्शियम कार्बोनेट, और यहाँ पे नमक बनकर के क्या हो जाएगा, तैयार हो जाएगा, जो कि क्या हो जाएगा, ये आपका जो यहाँ पे कैल्शियम कार्बोनेट है ये आपका घुलेगा नहीं और यही आपका सफेद अवक्षेप क्या करेगा, प्राप्त करके रेडी कर देगा। इसी को हम बोलेंगे अवक्षेपण अभिक्रिया। ठीक है ना, यहाँ पे हमें क्या प्राप्त होता है, यहाँ पे हमें अवक्षेप प्राप्त होता है। ठीक, चलिए आगे चलते हैं क्वेश्चन की ओर। और अगला क्वेश्चन दिया हुआ है कि ऑक्सीजन के योग या ह्रास के आधार पर निम्न पदों की व्याख्या कीजिए। प्रत्येक के लिए दो दो क्या करना, उदाहरण लिखना है। तो सबसे पहली बात आप समझिएगा, उपचयन अभिक्रिया। जिस अभिक्रिया में ऑक्सीजन का क्या होता है, योग, ऑक्सीजन बढ़ता है और आपका हाइड्रोजन का क्या होता है, संख्या क्या होता है, घटता है। उपचयन, उप मतलब ऊपर जाना, ऊपर जाने का मतलब कि ऑक्सीजन की संख्या में क्या हो जाएगा, बढ़ोतरी होगा और हाइड्रोजन के परमाणु संख्या में क्या हो जाएगा, घटोतरी हो जाएगा। तो जब इस प्रकार से होता है तो उसे हम क्या बोलते हैं,
उपचयन अभिक्रिया कहते हैं। जैसे यहाँ पे देखिएगा, यहाँ पर Mg है, यहाँ पर O2 है, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, MgO2 बन जाएगा। तो यहाँ पे ऑक्सीजन की क्या हुआ, यहाँ पे ऑक्सीजन की बढ़ोतरी हो रहा है, इसका मतलब क्या हो जाएगा, ये आपका उपचयन अभिक्रिया हो जाएगा। दूसरा देखिए, यही बात यहाँ पे लिख रहा है कि यहाँ मैग्नीशियम ऑक्सीकृत हो करके मैग्नीशियम ऑक्साइड बन जाता है, इसलिए यह क्या है, उपचयन अभिक्रिया है। ठीक है। दूसरा यहाँ पे Cu क्या है कि जब ऑक्सीजन के साथ क्रिया करेगा तो क्या बन जाएगा, CuO बन जाएगा, और यहाँ भी क्या होगा, ऊष्मा प्राप्त होगा। तो यहाँ पे CuO, यहाँ पर भी क्या हुआ, ऑक्सीजन की वृद्धि हुआ, इसका मतलब क्या बन जाएगा, ये भी आपका उपचयन अभिक्रिया बन करके तैयार हो गया। अगला क्या था, अगला था आपके पास अपचयन अभिक्रिया। क्या था आपके पास, आपके पास था अपचयन अभिक्रिया। अच्छा, यहीं पे दोनों चीज सेम लिखा हुआ है क्या, चलिए ये दोनों सेम लिखा, आगे बढ़ा देते हैं, हम आगे चीजों को करते हैं। और आगे क्या दिया हुआ है, मैंने थोड़ा सा हम देखते हैं कि क्वेश्चन क्या था, थोड़ा सा क्वेश्चन गड़बड़ हो रहा है क्या, देख लेते हैं। अच्छा, थोड़ा सा क्वेश्चन गड़बड़ हो गया यहाँ पे हमारे पास जो है कि यहाँ पे अपचयन अभिक्रिया होना चाहिए था, लेकिन यहाँ पे जो टाइपिंग हुआ है और मिक्स हो गया है। हम इसको समझा दे रहे हैं, आपको समझ लीजिएगा। ठीक है, ये थोड़ा सा क्या हो गया है, ये आपका ये चीज आपका यहाँ पे थोड़ा सा क्या हो गया, गलत हो गया है। ठीक है, चलिए। अपचयन अभिक्रिया क्या होता है, अपचयन अभिक्रिया जिस अभिक्रिया में ऑक्सीजन की कमी होती है और हाइड्रोजन की क्या होती है, वृद्धि होती है, उसी को हम क्या बोलेंगे, उसी को हम अपचयन अभिक्रिया कहते हैं। ठीक है, चलिए आगे चलते हैं और चीजों को समझते हैं। अगला पास क्या है कि एक भूरे रंग का चमकदार तत्व X को वायु की उपस्थिति में गर्म करने पर वह काले रंग का हो जाता है। इस तत्व X एवं उस काले रंग के यौगिक का नाम बताइए। तो बता दे रहे हैं भाई साहब कि भूरे रंग का तत्व X कॉपर है। जो भूरे रंग का जो तत्व है X क्या है, कॉपर है, जिस पर क्या है कि कॉपर ऑक्साइड की काली परत चढ़ जाती है। जिस पर क्या होता है कि कॉपर ऑक्साइड की क्या होती है, काली परत चढ़ जाती है। कॉपर को गर्म करने पर निम्नलिखित समीकरण प्राप्त होते हैं। ए आपका Cu और यहाँ पर O2 है। ए आपका Cu क्या, भूरे रंग का तत्व है, और जब दोनों मिल जाते हैं तो क्या बन जाते हैं, काले रंग का बन जाते हैं। अभी तक तो कॉपर का रंग भूरा था, लेकिन जैसे ही उस पर क्या होता है कि कॉपर ऑक्साइड होता है, चढ़ जाता है, वो आपका क्या बन जाता है, काले रंग का बन करके तैयार हो जाता है। ठीक है, तो चीजें आपको समझ में आ रहा होगा, ऐसा हम उम्मीद कर रहे हैं, क्योंकि आपको बेहतरीन समझाने का भी प्रयास हम लोग कर रहे हैं। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन दिया कि लोहे की वस्तुओं को हम पेंट क्यों करते हैं। क्योंकि लोहे की वस्तु को हम पेंट इसलिए करते हैं क्योंकि वो वायु के और नमी के जब संपर्क में आता है तो उस पर जंग लग जाता है, वो उसे क्रिया कर लेता है, और ऑक्सीकरण होने के बाद क्या होता है, फिर जंग लग जाता है, और वो क्या होता है, वो लोहा का कमजोर पड़ जाता है। इसलिए उस पर हम पेंट करते हैं, जिससे कि उस पर क्या हो, उस पर जंग ना लग सके। देखिए वही बात कर रहा है कि लोहे की वस्तुओं को पेंट किया जाता है क्योंकि यह उनमें जंग लगने से क्या होता है, रोकता है। पेंट करने पर नमी और वायु से लोहे का संपर्क टूट जाता है और इस प्रकार जंग नहीं लगता है। कहने का मतलब कि लोहे पर पेंट हम क्यों करते हैं, ताकि उस पर जंग ना लग सके। क्योंकि पेंट करने से क्या होता है कि उस पर नमी और वायु से लोहे का जो होता है संपर्क क्या होता है, टूट जाता है, अलग हो जाता है, इस प्रकार लोहे पर जंग नहीं लगता है। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन दिया हुआ है कि तेल एवं वसा युक्त खाद्य पदार्थों को नाइट्रोजन से प्रभावित क्यों किया जाता है। तो खाद्य सामग्रियों को संग्रहित करने वाले थैलियों में ऑक्सीजन को हटा करके उसमें नाइट्रोजन गैस जैसे कम सक्रिय गैस से युक्त कर देते हैं, ताकि उनका उपचयन ना हो सके, ताकि वो जो खाद्य पदार्थ हो वो खराब ना हो सके, उसमें ऑक्सीकरण जल्दी ना हो सके। इसलिए तेल एवं वसा युक्त खाद्य पदार्थों में नाइट्रोजन गैस का क्या किया जाता है, प्रयोग किया जाता है। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन क्या है, अगला क्वेश्चन है कि निम्नलिखित पदों का वर्णन कीजिए तथा प्रत्येक का एक एक उदाहरण दीजिए। बातों को समझिएगा। कह रहा कि संक्षारण क्या होता है। तो संक्षारण क्या होता है जी, जब कोई धातु अपने आसपास अम्ल, आर्द्रता आदि के संपर्क में आती है तो यह क्या होता है, संक्षारित होती है, और इस प्रक्रिया को ही क्या कहते हैं, संक्षारण कहते हैं। जैसे कि चांदी के ऊपर काली परत व तांबे के ऊपर हरी परत,
चढ़ जाता है, जिसे हम क्या कहते हैं, संक्षारण के अन्य उदाहरण हम कहते हैं। जैसे कि लोहे पर क्या होता है, भूरे रंग का भी परत चढ़ जाता है और लोहे का जो होता है अपना जो रंग होता है वो क्या होता है, वो फीका पड़ जाता है। वही बात कह रहा है कि संक्षारण क्या होता है, जब कोई धातु अपने आसपास अम्ल और आर्द्रता आदि के संपर्क में आती है तब क्या होता है, यह संक्षारित होती है और इस प्रक्रिया को क्या कहते हैं, संक्षारण कहते हैं। चांदी के ऊपर काले रंग का परत चढ़ जाता है तथा तांबे के ऊपर हरे रंग का क्या होता है, परत चढ़ जाता है। यह संक्षारण के क्या होते हैं, उदाहरण होते हैं। जैसे यहाँ पे देखिए, यहाँ पे आपका क्या है, आयरन है, फेरस है, यहाँ पे क्या है, यहाँ पे आपका ऑक्सीजन है, यहाँ पे क्या है, जल है। जब ए आपस में क्रिया करते हैं क्या बन जाता है, ए आपका यहाँ पे क्या होता है, ए आपके जंग बन करके क्या हो जाता है, तैयार। तो कहने का मतलब फेरस ऑक्साइड और क्या होता है, आपके अणु जो कि जल के अणु जो भी है NH2O होकर के क्या होता है, तैयार हो जाता है और यही आपके लोहे के ऊपर क्या होता है, जंग लगाने का कार्य कर देता है। अगला आपके पास क्या है, अगला आपके पास है विकृत गंधी। विकृत गंधा क्या है, तो विकृत गंधिता, जैसे आप प्याज देखो, प्याज को काट के छोड़ने के बाद कुछ समय बाद देखते हो प्याज में एक अलग सी क्या होता है, स्मेल आती है जो कि बहुत ही बेहतरीन मतलब की तरीके का होता है, बहुत ही बदबूदार होता है, ठीक है ना। तो वही चीज है, विकृत गंधी होता है। और इसमें क्या लिखा हुआ ध्यान समझिएगा कि वसा युक्त अथवा तैलीय खाद्य सामग्री जब लंबे समय तक रखा रह जाता है तो क्या होता है, उसमें प्रयुक्त तेल और वसा उपचयित होकर विकृत गंधी हो जाते हैं। जैसे कि मक्खन को लंबे समय तक खुला छोड़ने पर उसके स्वाद तथा गंध में क्या होता है, परिवर्तन हो जाता है। जैसे कि आपको पता होगा कि जैसे अगर आप कोई भी वसा युक्त या फिर तेल युक्त जो भी आपका पदार्थ होता है, खाद्य पदार्थ होता है, अगर उसे बहुत लंबे समय तक के लिए रखते हैं तो उसके बाद क्या होता है, उसमें से अलग दुर्गंध आने लगता है और उसका स्वाद भी क्या होता है, बदल जाता है। इसी को हम लोग क्या कहते हैं, विकृत गंधिता उसको हम कहते हैं। तो आप अब उम्मीद करते हैं कि ये आपका जो था चैप्टर 1, इसमें की जो भी क्वेश्चन लगभग समाप्त हो चुके हैं और उम्मीद करते हैं कि आपको चीजें बेहतरीन तरीके से समझ में आया होगा। चलिए आगे देखते हैं अगला क्या है। तो अगला कुछ नहीं है, अगला आपका दिया हुआ है कि अध्याय समाप्त। अगला क्या है, अध्याय समाप्त। आपका ये जो टॉपिक था चैप्टर नंबर 1 रासायनिक अभिक्रिया एवं समीकरण, ये आपका चैप्टर द एंड होता है, फिनिश होता है। सफलता पूर्वक चीजों को समझाते हुए, अच्छे से बताते हुए, आपके दिमाग में ठोकते हुए चीजों को आज हमने समाप्त कर दिया। और इसके बाद उम्मीद करते हैं कि आपको ये जो चैप्टर है इसका एक प्लेलिस्ट अलग मिल जाएगा और उस प्लेलिस्ट को आप जा करके आराम से देखिए, अपने दोस्तों में शेयर करिए और हो सके तो जहां तक ना पहुंच सके वहां तक पहुंचाने का काम करें, क्योंकि कहते हैं ना कि जहां ना पहुंचे रवि वहां पहुंचे कवि। तो कहने का मतलब आप बन जाओ कवि और वहां तक आप पहुंचाओ जहां तक इनका पहुंचना भी मुश्किल है। भाई से आप पाकिस्तान तक शेयर करो। जैसे ही आप समझ सकते हो कि जब सीमा हैदर पाकिस्तान होकर के हमारे इंडिया में आ सकती है, हिंदुस्तान में आ सकती है, तो हम लोगों का वीडियो हिंदुस्तान से बॉर्डर पार होकर के पाकिस्तान क्यों नहीं जा सकता। तो उम्मीद करते हैं कि आप इसे वीजा जरूर देंगे पाकिस्तान जाने के लिए और इसे पाकिस्तान तक शेयर जरूर करेंगे। नहीं हो पा रहा है तो आप सीमा भाभी के पास जाइए और उनसे उनके जो है कि सिस्टर लोग का नंबर लीजिए, उनके पास शेयर कीजिए इस वीडियो को। और बेहतरीन तरीके से इसी तरीके से आपको और बाकी का भी चैप्टर मिलने वाला है। तब तक के लिए आज का एपिसोड खत्म होता है और आपका जो ये आपका जो सीरियल चल रहा था, सीरियल नंबर 1 आपका यहीं पर समाप्त होता है। कल से आपका सीरियल नंबर 2 आएगा जिसमें कि CID और दया और अभिजीत भी आने वाले हैं। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।